नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग ने पढ़ना शुरू किया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसके पार्ट 2 पर हम आगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर जो है चैप्टर 3 में ये पढ़ने वाले हम, जो कि 11th फिजिक्स, नीट फिजिक्स, जेई फिजिक्स कंपटीशन में भी रिक्वायर्ड है और वैसे सिलेबस में है। तो इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूनिफॉर्म मोशन को, पोजीशन टाइम ग्राफ को, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड को। तो जो एक्टिविटी या एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये रीड अलोंग एनसीईआरटी है, यानी एनसीईआरटी के साथ साथ पढ़ना। सो लेट्स स्टार्ट। आप अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं और पास में एक रजिस्टर भी रखें। तो कल लेक्चर में जहां तक छोड़ा था उसके आगे, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion। तो आपने पढ़ा है दो तरह के मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो उसमें आप जानते हैं कि कब हम उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे और कब नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हम बोलेंगे कि वो किस तरह के मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में। तो इसके लिए हम पोजीशन टाइम ग्राफ दिखा सकते हैं। इस ग्राफ को हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस पर टाइम हमने प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पर पोजीशन। तो अगर मीटर में एक्सप्रेस कर रहे हैं पोजीशन को, आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है जब भी आप कोई ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ में आपको एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर क्या लिया है वो तो मार्क करना ही करना है, साथ में उनकी यूनिट भी ब्रैकेट में लिखनी है। इसको आप आदत में लाएं, रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पूरे टाइम 40 मीटर पर ही है, तो टाइम के साथ ये ग्राफ उसकी पोजीशन को दिखा रहा है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और ये जो तीसरा ग्राफ हम देख रहे हैं, यहाँ यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इनको ग्राफ्स को समझते हैं। Let us consider the motion of a car that starts from rest at time t equal to 0 second from the origin O and picks up speed till t equal to 10 second and thereafter moves with uniform speed till t equal to 18 second। तो 10 से लेकर 18 तक ये ग्राफ आप देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है। पहले कार एक्सेलरेट हुई, फिर यूनिफॉर्म मोशन, और उसके बाद then the brakes are applied, ब्रेक लगा दी हमने, डिसेलरेशन होगा and the car stops at t equal to 20 second and x equal to 296 मीटर। तो t equal to 20 second पर जाकर अब ये ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन, यानी कार रुक गई है, डिस्टेंस अब और नहीं बढ़ रही है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो कार यहाँ पर रुक गई है 20 सेकंड पर आकर। तो इस पूरी डिटेल को ग्राफ से रिप्रेजेंट करना हमने सीखा यहाँ पर। The position time graph for this case is shown in figure 3.3. We shall refer to this graph in our discussion in the following section. तो इसी के रेफरेंस में हम और आगे बात करने वाले हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, उसको समझेंगे। वेलोसिटी स्पीड क्या है वो आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, उसका रिवीजन होगा। When an object is in motion, its position changes with time, but how fast is the position changing with time and in what direction? To describe this, we define the quantity average velocity। तो आप देख रहे हैं इसमें दो बातें आ गई, एक तो how fast और दूसरा in what direction, कितना तेजी से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है और किस दिशा में। तो उन दोनों फैक्ट्स को हम कंबाइन करते हैं तो बनती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल डेल्टा टी इन विच डिस्प्लेसमेंट अकर। तो ये डेफिनेशन हो गई, इसको आप नोट कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन। एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। इसको हम कैसे दिखाते हैं, वी बार।
पोजीशन में कितना चेंज आया, x2 माइनस x1, टाइम में कितना चेंज आया, t2 माइनस t1, so it becomes delta x by delta t। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, where x2 and x1 are the positions of the object at time t2 and t1 respectively। Here the bar over the symbol for velocity is a standard notation used to indicate an average quantity। तो जब भी आप एवरेज दिखाएंगे उसको कैसे दिखाना है वो समझ लीजिए। जब भी आप एवरेज दिखाएंगे रिप्रेजेंटेशन में बार लगाएंगे, और जो वेलोसिटी का v है बच्चों वो ये ऐसा वाला v बनेगा। बहुत से बच्चे वेलोसिटी का v ऐसा बनाते हैं, ये बड़ा v है। इसको हम यूज करते हैं 12th क्लास में, आप सीखेंगे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के लिए यूज करेंगे, वॉल्यूम के लिए यूज करेंगे, और वेलोसिटी के लिए हमेशा आपको जो v बनाना है वो ये छोटा वाला v, इसे बनाना होगा, ये बनाना रॉन्ग होगा। अब वेलोसिटी वेक्टर दिखाते हैं हम उसको, और अगर वेक्टर नहीं लगा रहे हैं तो वो स्पीड हो जाएगी, तो नोटेशन पे विशेष ध्यान देना। तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो पोजीशन में चेंज, जिसको मैंने दिखाया डेल्टा एक्स से x2 माइनस x1, अपॉन टाइम में चेंज t2 माइनस t1, उसको दिखाया डेल्टा t से, तो ये है एवरेज वेलोसिटी। और वैसे वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड हो जाएगी स्केलर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में जाएंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो वेलोसिटी हो जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड। देन इससे आगे की बात भी हम करेंगे। Here the bar over the symbol for velocity is a standard notation used to indicate an average quantity। आगे भी आप देखेंगे जहां भी एवरेज दिखाना होगा हम बार लगा के दिखाएंगे। The SI unit for velocity is meter per second और meter per second, दोनों तरह से लिख सकते हैं। Although kilometer per hour is used in many everyday applications, तो किलोमीटर पर आवर को जरूरत पड़ने पर हमें SI में कन्वर्ट करना रहेगा। Like displacement, average velocity is also a vector quantity, but as explained earlier, for motion in a straight line, the directional aspect of the vector can be taken care of by plus and minus। तो यहाँ पर जब तक हम मोशन इन 1D में हैं, वेक्टर में अलग से मेंशन करने के बजाय प्लस माइनस से डायरेक्शन को दिखा देंगे। एंड वी डू नॉट हैव टू यूज द वेक्टर नोटेशन फॉर वेलोसिटी इन दिस चैप्टर पर्टिकुलर, यहाँ पर आप ये समझ लें आगे इन जनरल आपको वेक्टर का सिंबल लगाना होगा वेलोसिटी के लिए। यहाँ एक ग्राफ देखने को मिल रहा है आपको। एवरेज वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ लाइन P1 P2। P1 P2 का जो स्लोप है वो एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट किया हमने किसी ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट इस तरह से चल रहा है, और यहाँ पर अगर हम डेल्टा एक्स निकालते हैं 27.4 माइनस 10, और उसके लिए डेल्टा टी निकालते हैं 7 माइनस 5, और दोनों का रेशो लेते हैं, तो वो हमें इसका स्लोप मिलेगा। यानी tan थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज वेलोसिटी इस ड्यूरेशन। तो इसको समझते हैं। Consider the motion of a car in figure 3.3. The portion of the xt graph between t equal to 0 second to t equal to 8 second is blown up and shown in figure 3.4। यानी 3.3 के ही ग्राफ को 3.4 में एलोबरेट करके बताया है। As seen from the plot, the average velocity of the car between time t equal to 5 and t equal to 7 second is, तो जो अभी मैंने कैलकुलेशन बताई थी आपको 27.4 माइनस 10, सो 7.5 से हम यानी 2 से डिवाइड किया इसको, तो व्हाट वी गेट 8.7 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज एवरेज वेलोसिटी किस ड्यूरेशन में, 5 सेकंड से 7 सेकंड के बीच। ऑब्जेक्ट जो चल रहा है, जो कार चल रही है, उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 8.7 मीटर पर सेकंड। ज्योमेट्रिकली दिस इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन P1 P2 connecting the initial position P1 to the final position P2 as shown in figure 3.4, जैसे कि उसमें देखा था हमने ग्राफ में। The average velocity can be positive और नेगेटिव हो सकती, कैसे, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि x2 अगर छोटा हुआ
x1 से, x1 बड़ा हुआ तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा जो रिप्रेजेंट करेगा कि डायरेक्शन अपोजिट है। फिगर 3.5 यहाँ पर हम देख रहे हैं, shows the xt position time graph for an object moving with positive velocity, moving with negative velocity and at rest। तो यहाँ देख रहे हैं टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है इस तरह से कि पोजीशन दूर जा रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव आएगी, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी जो कि इसका स्लोप है। यहाँ देख रहे हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन की तरफ आ रहा है, उसकी लोकेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये स्लोप भी नेगेटिव है और यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी बच्चों वो भी आएगी नेगेटिव। और इस ग्राफ में ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के साथ पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। तो जब कोई चेंज नहीं है इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो ये तीनों स्थितियां आपको दिखाना आना चाहिए। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर होना चाहिए। हाउ टू ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ। नाउ एवरेज वेलोसिटी एज डिफाइंड अबव इन्वॉल्व्स ओनली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। खाली हम डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं, डिस्टेंस को नहीं। We have seen earlier that the magnitude of displacement may be different from the actual path length. Differ कर सकता है। To describe the rate of motion over the actual path, we introduce another quantity called average speed. तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था पोजीशन, देन पाथ लेंथ जो कि डिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं, और हमने सीखा था डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअल पाथ लेंथ जब पिक्चर में आएगी तो ऐसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट की जगह उसको डिस्टेंस बोलेंगे और वो एवरेज स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी जो थी। तो एवरेज स्पीड को समझते हैं। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन हैज टेकन प्लेस। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। ये एवरेज स्पीड की डेफिनेशन है और ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। जहां भी एवरेज स्पीड किसी भी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने को दी जाएगी, हमें टोटल पाथ लेंथ निकालनी होगी, जबकि एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, पोजीशन का डिफरेंस निकालना होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये डिफरेंस समझ के चलना है हमको दोनों में। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसमें और क्लैरिटी आएगी। तो इसको डिवाइड कर दिया हमने टोटल पाथ लेंथ को टोटल टाइम इंटरवल से। Now average speed has obviously the same unit meter per second as that of velocity, but it does not tell us in what direction an object is moving. तो direction का concept यहाँ पर involved नहीं है। Thus, it is always positive in contrast to the average velocity which can be positive or negative. अब इसी concept पर competition में question बना दिए जाते हैं। तो competition में जब आपसे question पूछते हैं, ये छोटे-छोटे concept हैं, assertion reason वाले भी जो question आते हैं उसमें भी ये छोटे छोटे कंसेप्ट यूज होते हैं। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। यूनिट तो सेम है पर एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, जैसा कि एवरेज वेलोसिटी के केस में नहीं होता। तो ये आपको समझ के चलना है। इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ। ये विशेष स्थिति है, यानी अगर जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो आपसे पूछा जा रहा है किसी सवाल में कि कब वो टोटल पाथ लेंथ के बराबर होगा, तो उसकी कंडीशन क्या है? की कंडीशन ये है कि ये मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के बराबर तभी होगा जब ऑब्जेक्ट सिर्फ सीधी लाइन में चल रहा हो और एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो, तब बराबर होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, अच्छा उस स्थिति में जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो गैस करो किसके बराबर हो जाएगा, जस्ट गैस इट। तो बच्चों ये एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है मोशन के दौरान, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा।
दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, पर ऐसा होता नहीं, दिशा बदलती है, रुकता भी है, वापस भी लौटता है कोई, एज यू विल सी इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल 3.1, ये देखिए, कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मान लो ओपी, इन फिगर 3.1। फिगर 3.1 में आपको दिखा देता हूँ, 3.5 है, 3.2 है, देन सबसे पहला ग्राफ जो आया था ये है फिगर 3.1। तो कार स्ट्रेट लाइन में चल रही है, मान लीजिए कोई कार स्ट्रेट लाइन में चल रही है। इट मूव्स O to P, जो हमने पहले कैलकुलेट भी किया था लास्ट लेक्चर में, 18 सेकेंड उसको समय लग रहा है, एंड रिटर्न्स फ्रॉम P to Q इन 6 सेकेंड। पहले O से P तक गई, फिर P से वापस आई पीछे Q तक, उसमें 6 सेकेंड लगे। अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग पार्ट ए, O से P तक जाने में, B O से P और P से Q, यानी O से Q तक जाने। तो हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। P की जो पोजीशन है वो 360 मीटर था, पॉजिटिव साइड में था, तो एवरेज वेलोसिटी हो गई फाइनल पोजीशन यानी 360 माइनस इनिशियल पोजीशन यानी 0 अपॉन टाइम का डिफरेंस है 18 सेकेंड, सो इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे तो एवरेज स्पीड एग्जैक्टली उसका मैग्नीट्यूड जो है, मतलब एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है 20, उसके बराबर आ गई एवरेज स्पीड, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा था सीधे, और एक ही डायरेक्शन में हो रहा था। दो कंडीशन है बच्चों, स्ट्रेट लाइन एज वेल एज इन सेम डायरेक्शन। भले स्ट्रेट लाइन में वो डायरेक्शन बदली तो कंडीशन वायलेशन हो जाएगा। Thus in this case the average speed is equal to magnitude of average velocity। केस बी की बात करें, कार वापस लौट आई Q तक, O से P तक गई, कितना दूर गई 360, वापस लौट आई किस पे 240 पर, तो डिस्प्लेसमेंट अभी हुआ फाइनल पोजीशन 240 माइनस इनिशियल 0, तो 240 और टाइम लग रहा है 18 सेकेंड, तो वो हो गए और फिर 6 सेकेंड और जुड़ गए, तो 18 प्लस 6, तो यहां से हमारे पास ये एवरेज वेलोसिटी आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर देखा जाए डायरेक्शन, क्योंकि अभी पॉजिटिव आ रहा है। पर जो एवरेज स्पीड है उसमें पाथ लेंथ आएगी, यानी 360 में 120 जोड़ेंगे और 24 टाइम भी ऐड होगा, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड आएगी। मींस इस ड्यूरेशन में, इस टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड ज्यादा है, एवरेज वेलोसिटी कम है। Thus in this case the average speed is not equal to the magnitude of average velocity. This happens because the motion here involves change in direction, so that the path length is greater than the magnitude of displacement. This shows that speed is in general greater than the magnitude of the velocity. Again you have to highlight this, ये हमारे काम का concept है, इस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। Speed in general greater than the magnitude of the velocity. If the car in example 3.1 moves from O to P and comes back to O, वापस आ जाती in the same time interval, average speed हो जाती 20 मीटर पर सेकेंड, but average velocity 0 हो जाती, क्योंकि displacement क्या हो गया था 0। तो यहाँ से नया कंसेप्ट निकल के आता है जब हमने एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस किया। तो अब जरूरत इस बात की है कि हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जानना चाहेंगे वेलोसिटी और स्पीड को, और उसको नाम दिया जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, और यहीं से बच्चों कंसेप्ट आएगा डिफरेंशिएशन का, यानी जरूरत पड़ेगी हमें कैलकुलस की। तो पैरेलल में कैलकुलस पर लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूं, तो कैलकुलस वाले लेक्चर पैरेलल में आप देखें, ये एक स्टेज पर जाकर दोनों कंसेप्ट कंबाइन हो जाएंगे। कैलकुलस को हम इधर भी यूज करेंगे और साइमल्टेनियसली तब तक आपका कैलकुलस तैयार हो चुका होगा। गुड डे।